बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहां कहीं भी रखे। खुश रहिए, आबाद रहिए, आसानियां बांटिए, अपने लिए भी जिंदगी को आसान बनाइए। मैं हूं आपकी होस्ट नुदरत मुगल। आज फिर आप तमाम लोगों के सामने हाजिर हूं नई सुबह के साथ। एक और सुबह, एक और डे। वीक का पूरा ब्लेस्ड डे जो होता है वो होता है फ्राइडे। और फ्राइडे आज से हम डेडिकेट कर चुके हैं हेल्थ डे को। और आज से आपको ये बताते चले कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग आपको कोई भी बीमारी है, आपको कोई भी जो है वो इश्यूज हैं, डॉक्टर से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं फ्राइडे को नई सुबह में कॉल करके, अपने क्वेश्चंस पूछ के। क्योंकि फ्राइडे है हमारा हेल्थ केयर डे और हम हर फ्राइडे को इनवाइट करेंगे कुछ बहुत ही स्पेसिफिक डॉक्टर्स को, जिनसे आपके वो तमाम मसाइल जो है वो रिलेटेड, जो कि आपकी जिंदगी से रिलेटेड है, उनको जो है वो सॉल्व किया जाएगा। तो आज है फ्राइडे और हम आपके सामने फिर से हाजिर हो गए हैं। आज का टॉपिक है आपकी सेहत। और आज का एक और भी बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है जिसपे मैं और आप बात करने वाले हैं। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि ये वाला जो टाइम होता है ना, ये मेरा और आपका टाइम होता है। और इस टाइम को जो है वो हम जितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे उतना बेहतर है। जितनी अच्छी अच्छी बातें मैं आपके साथ कर सकूंगी उतना बेहतर है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कि आपको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। हम हर फ्राइडे को इसी हवाले से बात करेंगे। डिफरेंट आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां या आपकी जिंदगी में जो भी सेहत से रिलेटेड मसले मसाइल होंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम फ्राइडे को जो है वो उसको रिजॉल्व करेंगे। और आज एक और टॉपिक पे हम बात करेंगे। जो स्टार्ट डे है ना, इस स्टार्ट टाइमिंग्स है, इसमें मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी बात पे जो कि आपको अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देनी चाहिए। और वो है गलत फहमियां। भाई, जहां पर जिन रिश्तों में या जिन दोस्तों में या जिन लोगों में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों, चाहे वो जो है वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो माँ बेटी हो, चाहे वो बाप बेटी हो, चाहे वो बहन भाई हो, या चाहे वो दोस्त हो, कोई भी रिलेशन हो, कोई भी सारी चीजें हो, लेकिन गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। गलत फहमी का मतलब क्या? मिस अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है एक अच्छी सुलझी हुई बात जो कि आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि आपने देखा कुछ और समझ कुछ लिया। अच्छा, मजे की बात यह है व्यूवर्स कि कभी कभी आप लोगों को दिखाया भी वही जाता है जो कि आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है। आप लोग जो अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, आप लोग जो मतलब आंखों देखा भी कभी कभी गलत हो सकता है और आप लोग समझते हैं कि ये चीज ऐसी ही है जैसी हमने देखी है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें बहुत जगह पे डिफरेंशिएट होती हैं, लेकिन बस समझने की जरूरत है। क्योंकि जब आपके हाथ में ये नेल्स बढ़ जाते हैं ना, तो नेल्स काटे जाते हैं, ना कि आप पूरी फिंगर कट कर देते हैं। तो इसी तरह से जब किसी भी रिश्ते में, जब किसी भी मतलब चीजों में गलत फहमी बढ़ जाए, तो आप उस गलत फहमी को दूर करिए, ना कि आप अपने रिश्तों में दरार पैदा करें। एक बहुत खूबसूरत सी बात है, एक बहुत खूबसूरत सी चीज है ये। मैं मतलब समझें कि मैं अपने दिल की बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि गलत फहमी अपनी जिंदगी से निकाल के दूर फेंक दें। मैं आपसे एक छोटी सी चीज शेयर करती हूँ, छोटा सा वाकया इस हवाले से कि एक बच्चा अपने हाथ में 2 सेब लेकर एंटर होता है कमरे में। जैसे कमरे में एंटर होता है तो मतलब उसके एक हाथ में एक सेब होता है, एक हाथ में दूसरा सेब होता है। सामने उसके पापा बैठे होते हैं। अब वो पापा को देखता है और पापा उसको देखते हैं और पापा उसको फौरन कहते हैं कि अच्छा बेटा, तुम्हारे पास तो 2 सेब है, लाओ एक सेब मुझे दे दो, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूं। तो वो बच्चा फौरन क्या करता है, अपना जो राइट हैंड वाला सेब होता है ना, उसको बाइट कर लेता है। तो उसका बाप बहुत ज्यादा जो है ना वो मतलब उसको हैरानी होती है और दुख भी होता है कि यार मैंने अपने बच्चे से सेब मांगा था, उसके पास 2 सेब थे और उसने फौरन जैसे मैंने इससे मांगा, इसने सेब को बाइट कर लिया। अभी वो ये बात सोच ही रहा होता है, यानी कि वो अपने दिमाग में ये सोच ही रहा होता है कि यार मेरे बच्चे से मैंने सेब मांगा था और इसने जो है फौरन बाइट कर लिया। इतनी ही देर में वो बच्चा जो है वो दूसरा सेब जो होता है ना, वो उसको भी बाइट कर लेता है। अब बाप जो है ना वो बहुत ज्यादा दुख में आ जाता है। वो इसलिए दुख में आ जाता है कि वो ये सोचता है कि पहला सेब भी बाइट कर लिया, दूसरा सेब भी बाइट कर लिया, मैंने अपने बच्चे से मांगा ही क्या था, मैंने सिर्फ इतना ही तो मांगा था कि सिर्फ जो है वो एक सेब मुझे दे दो। ये क्या किया, बाप ने अपने बेटे के लिए सोची एक बात जिससे उनके रिश्ते में दरार पैदा होना शुरू हुई। मतलब बाप को अपने बेटे की इस बात पे अफसोस हुआ। लेकिन कहानी का ट्विस्ट क्या है? कहानी का ट्विस्ट ये है कि जैसे ही उस बच्चे ने वो पहला सेब बाइट किया और वो दूसरा सेब बाइट किया, तो उसके फौरन बाद उसने अपने बाप को कहा कि अब्बू ये वाला सेब ज्यादा मीठा है, अब ये वाला खा ले। तो उसके बाप को बहुत ही ज्यादा अपनी सोच पे
और अपनी चीजों पे शर्मिंदगी हुई कि मैं तो यार अपने बच्चे को गलत समझ रहा था, मैं तो अपने बच्चे के लिए गलत सोच रहा था कि वो शायद मुझे देना नहीं चाहता, मैंने अगर उससे सेब मांग लिया तो वो मुझे देना नहीं चाहता। तो ये होती है गलतफहमी कि आपने जो देखा, आपने जजमेंट खुद कर ली ना। सारी बात ये है, गलतफहमी सबसे ज्यादा तब बढ़ती है, ये बात बहुत जरूरी है, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि गलतफहमी सबसे ज्यादा तब बढ़ती है जब आप गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही बनाना शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपने बोला ये चीज ऐसे ऐसे ही होगी, अच्छा ये चीज ऐसे थी, नहीं इसका जवाब यही होगा। आपको जिसके बंदे के मुतालिक गलतफहमी हो रही है, आपको जिस चीज के मुतालिक गलतफहमी हो रही है, आप कोशिश करें कि जाके बैठे हैं, बात करें, उस चीज पे बात करें। क्या पता जो आप सोच रहे हो, क्या पता जो आपको दिख रहा है, क्या पता जो आपकी जिंदगी में आप समझ रहे हैं कि ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, वो वैसा दर हकीकत ना हो, वैसा आपको सिर्फ दिखाया जा रहा हो। तो कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में गलतफहमियां बिल्कुल भी पैदा ना होने दें, क्योंकि गलतफहमी जो है वो जिंदगी को बहुत ही गलत राह की तरफ ले जाती है। ये जो मतलब गलतफहमी है, इससे आपकी जिंदगी में बड़ी दरारें पैदा हो सकती हैं, आपके बड़े रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपके काम खराब हो सकते हैं। इसी तरह से हम किसी अगर ऑफिस की बात करें और वहां पे बॉस का और जो उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो रिलेशन है, उस रिलेशनशिप में भी अगर कोई गलतफहमी आ जाए तो बॉस के दिमाग में जरूर ये आएगा कि मेरा ये एम्प्लॉय जो है वो सही काम नहीं कर रहा, दूसरा एम्प्लॉय सही काम कर रहा है। लेकिन वो बॉस उस वक्त वो देख रहा होता है दर हकीकत जो उसे दिखाया जा रहा होता है। अगर हम एक बंदे के लिए अपने दिमाग में चीजें सोच लेंगे ना कि ये तो है ही गलत, या इसने तो करने ही नेगेटिव काम है, या इसने तो कभी पॉजिटिव कुछ किया ही नहीं है, तो फिर हम उसे हमेशा, अगर वो कोई पेन उठा के यहां से वहां भी रख रहा होगा ना कि ये किसी के रास्ते में ना आए, लेकिन हम यही सोचेंगे अरे इसने पेन यहां से यहां उठा के रख दी, ये कोई ना कोई नेगेटिव बात है। तो कोशिश करें कि अपने से जुड़े हुए रिश्तों के लिए नेगेटिविटी को दूर निकाल के फेंकें। जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है, जो कुछ आप देख रहे हैं, उस पर आंखें बंद करके ना भरोसा नहीं करें। मतलब आप पहले खुद से जस्टिफिकेशन लेने की कोशिश करें, आप पहले खुद से उस चीज को जस्टिफाई करें कि आया जिस चीज के लिए मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं, ये चीज सही है या गलत है। गलतफहमी तभी पैदा होती है जब आपकी जिंदगी में, आप जिन रिश्तों से जुड़े हैं उनमें अगर आपके कोई सवालात हैं तो उनके जवाबात आप लोग खुद ही सोच लेते हैं। ये मैं बात इसी वजह से कह रही हूँ कि ये बड़ा जरूरी है, ये रिश्तेदारों के लिए बहुत जरूरी है, दोस्तों के लिए बहुत जरूरी है, ये जॉब एम्प्लॉयज के लिए बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत जरूरी है, और इन सब चीजों से जरूरी है सेहत। क्योंकि मिर्जा गालिब ने कहा कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, तो तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। जिंदगी में कोशिश करें कि सबसे बेहतर टाइम वो है जो आप अपने लिए निकालेंगे। जो आपका मी टाइम होता है ना, वो सबसे स्पेशल होता है। अपने आप को टाइम दें, अपनी जिंदगी को टाइम दें। अगर आप थोड़े से एजेड हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी जिंदगी में वॉक को अपना हिस्सा बना लें। अगर एजेड नहीं भी हैं तब भी अपनी जिंदगी में वॉक बहुत जरूरी है। सुबह सुबह उठे, फ्रेश एयर जो है वो इनहेल करें, जाएं वॉक करें, वॉक करने के बाद वापस आए, अच्छा सा फ्रेश जूस का एक ग्लास पिएं, बॉइल्ड एग खाएं। ये सारी चीजें वो हैं जो कि आपको जो है सेहतमंद रख सकती हैं। कोशिश करें कि ये जंक फूड, बे टाइम का खाना, ठीक है बहुत सारे लोगों की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, लेकिन अपनी जिंदगी में ये कोशिश करें कि मेंटेन डाइट रखें, बैलेंस डाइट रखें और अपने आप को सेहतमंद रखें। क्योंकि अगर आप सेहतमंद नहीं होंगे तो आप जिंदगी के किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, किसी भी चीज में काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको जो है वो किसी फनून लतीफा की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं और आपने काम करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या होगा कि आप सेहतमंद नहीं होंगे। अगर आपने जो है वो आप खातून खाना है, घर के काम करती हैं, इसके अलावा थक जाती हैं, भाई बच्चे संभालना, अपने हस्बैंड को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, लेकिन उसके बाद थक जाती हैं, यू नीड टू टेक रेस्ट। तो रेस्ट बहुत जरूरी है जिंदगी में। रेस्ट करें, अपने आप को टाइम दें, अपनी जिंदगी को टाइम दें, ताकि कल को जब आप थोड़ा से, आपकी उम्र बढ़े, आप थोड़ा सा एजेड हो, तो आपको ये बात फील हो कि हाँ भाई वो टाइम था, मैंने अपने आप को टाइम दिया था, मुझे अगर मैं उस वक्त टाइम ना देती या ना देता। और यही बात कंटिन्यू करते हैं हम मर्दों के लिए भी आप लोग भी हमारे लिए इतनी पोटेंशियल करते हैं, बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, 2 वक्त की जो है वो रोटी कमाने के लिए आप लोग धूप में जा रहे होते हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हैं जो कि करता है मर्द, तो उसको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। साथ साथ खवातीन को भी ख्याल रखना चाहिए, मर्दों को भी अपना ख्याल रखना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है
कि आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखें, एक दूसरे की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, चाहे रिश्ता कोई भी हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि दो अच्छे दोस्त हैं तो मैं नहीं समझती वो अच्छे दोस्त तब तक बन सकते हैं जब तक उनको उनकी मेंटल हेल्थ, यार एक बंदा अगर अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है अपने दोस्त से, या चलो लेट्स सपोज हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि एक बेटी या एक बेटा अगर अपने पेरेंट्स से अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है और वो पेरेंट्स आगे से उसको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो वो बच्चा कहां जाए? फिर वो जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना बच्चों, छोटी सी एक लाइन है कि राह फरार ढूंढना, तो फिर बच्चे राह फरार ढूंढते हैं तो उस पर माँ बाप बड़ा जो है क्रिटिसाइज करते हैं बच्चों को कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लेकिन भाई जब आप लोग ही नहीं सुनेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं तो जाके सुनाएगा। और दूसरा ये कि अगर दो दोस्त हैं, अच्छे माहौल में बैठे हैं, चिल माहौल में चाय पी रहे हैं और पीने के साथ साथ एक लड़के ने या एक लड़की ने अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर की है और सामने वाली उसकी जो दोस्त है या सामने वाला उसका जो दोस्त है उसने जो है वो उसके ऊपर से आके अपनी चीजें बताना शुरू कर दी हैं, तो भाई ये ना करें, कोशिश करें सामने वाले की भी सुन लिया करें। अगर कोई आपको सुनाने बैठा है तो उसकी सुन लिया करें। कोई आपको तभी बोलता है कि जिसको आप पे भरोसा होता है कि आप उसकी सुनेंगे, आप उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालेंगे। तो अपनी सेहत का, अपने आसपास वालों की सेहत का, अपने रिश्तेदारों की, अपनों की सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, साथ साथ अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके आपको ज्वाइन करेंगे कुछ मजेदार से ऐसी जो है वो गेस्ट के साथ जो कि आपकी जिंदगी में बड़े मैटर करेंगे। उन चीजों को लेके बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जिंदगी में जिनको सॉल्व करेंगे आज उन डॉक्टर्स के साथ। आपने कहीं भी नहीं जाना है, नई सुबह के साथ रहना है। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह विद नुदरत में, जो कि आप लोग देखते हैं वीनस एंटरटेनमेंट पे एवरी मंडे टू फ्राइडे। मेरा और आपका होता है 7 मॉर्निंग 10 to 12। और आज मैंने आपको बताया कि अब हम फ्राइडे को फिक्स कर चुके हैं एज अ हेल्थ डे, यानी कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इस पे हम बात करेंगे एवरी फ्राइडे। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग योर हेल्थ, आपके बच्चों की हेल्थ, आपके घर वालों की हेल्थ, तो आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। एवरी फ्राइडे कुछ इस तरह के डॉक्टर्स, कुछ इस तरह की पर्सनालिटीज हम अपने शो में इनवाइट करते हैं। अभी लास्ट फ्राइडे भी आप लोगों ने देखा कि एक जबरदस्त एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम हमने आपके सामने प्रेजेंट किया जिसमें डॉक्टर्स ने आपके काफी सारे मसलों के हल बताए थे। और आज भी हमारे पास कुछ ऐसी पर्सनालिटीज मौजूद हैं जिनसे आपके सवालात किए जाएंगे, जो आप लोगों के सवालात हैं, जो आप लोगों की मुश्किलात हैं जिंदगी में, जिनको हल करने के लिए या तो आपको पता तो है कि चीजें करनी कैसे है लेकिन कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, या फिर उस तरह से नहीं समझाया जा रहा जिस तरह से आपको समझाना चाहिए। तो आज हमने अपने शो में दावत दी है कुछ बहुत ही जबरदस्त डॉक्टर्स को जिनसे बात की जाएंगी कुछ इस तरह के मसाइल पे जो कि नॉर्मली यूजुअली लोग बात नहीं करते। लेकिन भाई जब एक चीज है जिंदगी का हिस्सा, जब एक ऐसा टॉपिक है जो कि बड़ा जरूरी है, उस पर जब हम बात करेंगे तभी बात होगी और तभी अवेयरनेस होगी। अवाम में अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है और अवेयरनेस पॉजिटिव आना बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि अगर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, अगर हमारे साथ ये मसला है तो उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, उसको कैसे जो है उसको टैकल किया जा सकता है। बजाय इसके कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है और आप बस चले जा रहे हैं, तो अपना गोल सेट करने के लिए, अपना जो है रास्ता सीधा करने के लिए आपको जरूरत होती है इन लोगों की जो कि आज भी मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। हम हमेशा से कहते हैं और हमेशा से यही सही बात है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो इंसानी मसीहा होते हैं और ये मसीहा जो काम कर रहे होते हैं ये अपनी दिन रात की मेहनत कर रहे होते हैं, अपनी दिन रात को कहीं बहुत पीछे छोड़ के, अपनी फैमिलीज को पीछे छोड़ के, अपने लोगों को पीछे छोड़ के, अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ के आप लोगों की हेल्थ का ख्याल रख रहे होते हैं। तो इन मसीहाओं को हमारा सलाम होता है हमेशा ही। हम कहते हैं कि ये जितने भी डॉक्टर्स हैं पूरी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, किसी एक फिरके की नहीं, किसी एक जो है वो सूबे की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और मैं राइट हैंड साइड एक बहुत जबरदस्त डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आज कुछ इस तरह के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। बड़े मसले मसाइल दरपेश होते हैं छोटी उम्र की लड़कियों को, जब छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है या उनको जो है वो प्रेगनेंसी होती है, अर्ली प्रेगनेंसी, और उनको नहीं पता होता कि किस तरीके से इन चीजों को टैकल करना है। तो आज इस पे बात करेंगे। आपने आज का शो जरूर देखना है और बहुत ही नॉलेजेबल शो होने वाला है आज का। मेरे साथ एक बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं ऑन माय राइट हैंड साइड, डॉक्टर मुख्तियार नूनारी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने डिस्कस किया कि हम बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात
होनी भी चाहिए। मैम के साथ साथ और भी जो है वो 2 डॉक्टर्स हमारे साथ ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड मौजूद हैं, मैं उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो टॉपिक आज हम छेड़ने वाले हैं ना, इसमें बहुत मसले मसाइल भी होते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि पब्लिकली डिस्कस करना भी जरूरी है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। डॉक्टर नमरीन हमारे साथ मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का करम। मैंने जैसे बताया, मैम से भी बात होगी, आपसे भी बात होगी, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो कि आप लोगों से करने वाले हैं। और साथ साथ जब हम इन गायनेकोलॉजिस्ट पे हमारे साथ मौजूद हैं और हम गायनी पे बात करेंगे, तो साथ ही साथ हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है एक और डॉक्टर को जो कि जर्नल फिजिशियन भी हैं। और आजकल एक बड़ा अहम मसला है जिसने सर उठाया हुआ, चिकनगुनिया, उस पर हम स्पेसिफिकली आज बात करने वाले हैं क्योंकि करंट टॉपिक है। करंट बहुत सारे लोग इससे जो है वो 2-4 हैं। अल्लाह पाक सबको सेहत कामिला अता फरमाए, आमीन। और लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ प्रिवेंशंस हैं जो कि जिंदगी में शामिल करना जरूरी है ताकि आप इन तमाम बीमारियों से बच सके। डॉक्टर सलाउद्दीन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्लाह का करम। बस अभी आपसे इसी टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले हम आपकी तरफ आते हैं और मैंने जैसे बात की स्टार्टिंग में कि भाई आज ये बड़ा शेवा चल गया है, ठीक है, कहीं कहीं पर ये सही भी है, बट ये कि हमारे यहाँ बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। फिर उनको जब प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो उनको सही तरीके से गाइड नहीं किया जाता कि वो किस तरह से पूरे 9 मंथ्स अपना ख्याल रखें, क्या क्या चीजें उनको करनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ आप प्लीज इसका एक ब्रीफ आंसर दें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और कम्युनिटी में जो है ना वो एक अच्छा टॉपिक है कि उस पर ध्यान दिया जाए, उसकी बात उस पर बात की जाए। बिल्कुल टीन एज प्रेगनेंसी हम उसको कहते हैं, जो अर्ली या कम एज में बच्चियों की शादी की जाती है उसको हम अपनी जुबान में टीन एज प्रेगनेंसी कहते हैं। उस टीन एज प्रेगनेंसी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि वो मेंटली, फिजिकली, एनाटॉमिकली उस कंडीशंस में नहीं होती कि वो उस प्रेगनेंसी को कोप कर सके। बिल्कुल, क्योंकि उनके माइंड में अभी वो जो सारी हार्मोनल चेंजेस चल रही होती हैं, न्यू जो अब वो अडल्ट लाइफ में आई हैं, वो इमोशनल भी उसकी चेंजेस होती है, वो होती है, हार्मोनल होती है, बिहेवियरल चेंजेस होती है। पर एकदम से जब उसकी शादी कर दी जाती है तो वो नए घर में जब जाती हैं तो उसको साइकोलॉजिकली भी उस चीज़ को फेस करना पड़ता है कि जी ये प्रॉब्लम है, अब उसके साथ भी मुझे अच्छा चलना है, इसके साथ भी अच्छा चलना है मुझे। ये अचानक से जब उसको पता चल रहा है भाई प्रेगनेंसी हो गई, एकदम से वो परेशान हो जाती है कि अब मैं प्रेगनेंसी कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आता कोई। क्योंकि हमारे माशरे में ये है कि माएँ अपनी बच्चियों को बताती नहीं है। शादी हो गई कि शादी बाद क्या मसला है, प्रेगनेंसी होगी क्या। कभी कभी तो उनको ये भी नहीं पता कि 2 मंथ 3 मंथ की प्रेगनेंसी है, उसके बाद वो छुपाती रहती है कि किसी को पता ना चल जाए, कहीं मुझे कुछ और ना हो जाए। कभी कभी इसमें फिर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। कभी ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ये सारा उसमें इनओवुलेटरी साइकिल्स होती हैं, कभी उनको आती हैं कभी नहीं आती, तो इस परेशानी में रहती हैं। फिर जब उनके पीटी पॉजिटिव आता है तो फिर वॉमिटिंग, क्योंकि उनको एक्सेसिव वॉमिटिंग होगी। फिर उनकी वो न्यूट्रिशनल कंडीशन अच्छी नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि हमने क्या खाना है, क्या करना है। वो उसमें फिर परेशान होके फिर वो कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी खाम के आईवी ड्रिप्स लगाना, तो ये उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की तरफ चला जाता है। वो फिर वो बच्चियां उस चीज को कवर नहीं कर पाती, फिर समझती नहीं है, फिर कभी ये चीज जाके मिसकरेज पे एंड अप होती है। बिल्कुल, तो इनके लिए ये एक नया ड्रामा हो जाता है कि भाई बच्चा फिर ससुराल से होता कि इसके बच्चे तो भाई जाया हो जाते हैं, इसका ये मसला। तो उसको वो तो टीन एज प्रेगनेंसी असल में जो है ना वो एक्चुअल जो एज है ना, रिप्रोडक्टिव एज जो फीमेल की है आइडियल, वो 20 to 30 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स इज बेस्ट। उससे पहले भी कॉम्प्लिकेशंस है, उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशंस। अब जैसे है कि 18 से पहले अगर किसी की शादी कर जाती है तो वो फिजिकली, मेंटली, एनाटॉमिकली इज नॉट एबल टू बेयर द प्रेगनेंसी, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अगर 35-40 के बाद भी किया जाए तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो अब उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, यही है कि उसको फिजिकली ट्रॉमा होगा, मेंटली होगा। उसके बाद वो जो प्रेगनेंसी है वो उस बच्चे का उसको पता ही नहीं है कि क्या है। फिर जब वो प्रेगनेंसी बढ़ेगी तो खुद एंटीनेटल केयर करवाते नहीं है ये लोग, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने घर में बिठा के कोई बात नहीं, सबकी प्रेगनेंसी थी, हमने भी तो उनकी सासें स्पेशली, मैं सबकी नहीं बात कर रही, बहुत सारे लोग एजुकेशन भी है, बट जैसे समझ लें कि 70% कम्युनिटी, खास करके जो विलेजेस हैं या छोटे छोटे गांव हैं, उनमें वो जाते ही नहीं, कहते हैं कोई बात नहीं, ये प्रेगनेंसी में सब होता है, बिल्कुल कुछ मसला नहीं है, आप बैठी रहे, जब बच्चा बढ़ेगा तो फिर हम आपका नाम लिखवा देंगे। या तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो कभी नाम लिखवाते हैं, कभी नाम ही नहीं लिखवाते, कहते हैं कोई बात, हमारे बच्चे भी तो घर में हो गए थे ना। मगर नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, उसमें अनीमिया होगा, उसमें उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं,
ठीक है। उसके अलावा उस बच्ची जो है ना, उसमें वो बच्चा जो है वो स्मॉल साइज का हो सकता है, ट्विन हो सकते हैं, एक्टोपिक हो सकता है। उसके बाद जब वो प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी तो सीजर के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? इसलिए कि उसका पेल्विक इतना जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता कि वो उस चीज को बेयर कर सके, तो वो स्मॉल पेल्विस या उसकी वजह से वो दर्द बर्दाश्त नहीं करती, तो सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसमें आपको जो है ना बिल्कुल ये जो टीनेज प्रेगनेंसीज हैं इसको रोकना चाहिए। अगर ठीक है किसी की 16-17 साल में शादी हो गई है तो उसको थोड़ा सा काउंसिल करें, बेटा ठीक है प्रेगनेंसी हो मगर कोशिश करें कि 1-2 साल बाद जब हो तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, उससे मशवरा लें, उसकी न्यूट्रिशनल कंडीशंस क्या हैं वो देखें, उसकी अल्ट्रासाउंड, उसकी सब चीजें कि बच्चा सही ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मदर को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, ब्लड प्रेशर कैसा जा रहा है, उसकी शुगर कैसी जा रही है, उसका वेट कितना है। क्योंकि आजकल जो बच्चियां हैं वो है ओवरवेट, तो ओवरवेट की वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो वो ओवरवेट के अलग कॉम्प्लिकेशन है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से जो अंडरवेट है उनकी अलग से कॉम्प्लिकेशन। फिर उनके बच्चे जो है स्मॉल साइज के होते हैं तो वो अलग है। तो हमें उसकी कैलोरीज को कैलकुलेट करना पड़ता है कि आपने पर डे के हिसाब से इतनी कैलोरीज लेनी है, इतनी आपकी डाइट होनी चाहिए, इतना आपका आराम होना चाहिए, एक्सेसिव एक्सर्शन नहीं होनी चाहिए। उसके घर में अगर कोई बड़ी है, कोई बहन है, चाची है, मामी है या सास है तो उसको उस बच्ची को सारी चीजें समझाए कि भाई ये वोमिटिंग भी होती है, इसका ये नॉर्मल चीज है, आप इसमें ये खाएं, ये करें, ताकि वो उसको एक गाइडेंस होती जाए। और प्रॉपर उसका एंटीनेटल चेकअप जरूरी है। मैम अगर हम बात करें जैसे अभी आपने कहा कि अगर किसी की अर्ली एज में शादी हो गई है तो उसे ये बोलना चाहिए कि भाई थोड़ा सा आप 1-2 साल रुक जाएं, बट मसला सारा ये कि फिर तो हमें वो लड़की से पहले घर वालों की काउंसलिंग की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि उनको भी समझना चाहिए कि ये बच्ची इस बच्चे को जो प्रेगनेंसी को कोप कर सकती है या उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा उसको संभाल भी सकती है या नहीं सकती। Exactly. क्योंकि जब एक बच्चा होगा फिर वो डिमांड होगी, ये दूसरा लड़की हो गई तो लड़के की डिमांड शुरू हो जाएगी। ये बड़ा तो ये एक बड़ा ट्रेंड चला होगा। वो बच्चे लड़की जो है ना उसको कैल्शियम की कमी भी हो जाएगी, उसको विटामिन की कमी भी हो जाएगी, आयरन की कमी भी हो जाएगी। फिर वो उसके में है कि वो अल्लाह न करे कि अगर बच्चे थोड़ी सी भी ब्लीडिंग हुई तो हाथ से गई। वही सबसे मेन का इक्लेम्शिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन टीनेज प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा है। मोस्ट ज्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी के कॉज पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसमें खून की कमी होती है। अगर उसका नॉर्मल भी आप ब्लीडिंग जाती है तो वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दे दूं, किसी का हेमोग्लोबिन 12 है, 13 है, अगर उसको थोड़ी ज्यादा भी ब्लीडिंग हो गई तो कोई मसला नहीं, वो कर जाएगी। किसी का है ही 6-7, उसने प्रेगनेंसी में चेकअप ही नहीं करवाया, उसकी नहीं किया, उस लड़की को पता ही नहीं था कि मुझे खाना क्या है, हाँ, बिल्कुल। क्या करना है, कौन सी दवाई खानी है, किसी ने उसको गाइड ही नहीं किया। वो अपनी परेशानी में रह गए, घर संभालूं या बच्चा संभालूं, प्रेगनेंसी संभालूं। 6-7 वाली का जब थोड़ी सी भी नॉर्मल ब्लीडिंग होगी तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, वो फिर वो उस मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी जिसको हम कहते हैं उसकी तरफ चली जाती है। तो ऐसी बच्चियां टीनेज, बिल्कुल आप अपने जो है ना कल्चर के हिसाब से चलें, सब चीजें करें, मगर आप उसको देखें। ये हमारे मजहब में भी है बिल्कुल ऐसा कि प्रेगनेंसी जब भी करें कि वो उसको संभाल सके। ऐसा होना चाहिए कि वो उसको संभाल सके। फिर उसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी, फिर तीसरी प्रेगनेंसी, एटलीस्ट 2 से 3 साल का वक्फा तो होना ही चाहिए। ठीक हो, तो ये उसमें होता है। मतलब हमें रोकथाम करनी चाहिए, बिल्कुल। इसमें उनकी माओं की काउंसलिंग करनी चाहिए, उन सासों की काउंसलिंग करनी चाहिए, उन मेल हजरात की भी काउंसलिंग की, क्योंकि हमारा इन्फ्लुएंस जो है ना, खास करके जो रिमोट एरियाज हैं हमारे पाकिस्तान के, चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो या KPK में हो, कहीं भी हो, तो उसमें क्या होता है, मेल का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। मेल कहता है अब इसकी शादी इसके साथ करनी है, तो चाहे फीमेल चाहे या ना चाहे। तो लड़की से तो पूछा ही नहीं जाता कि आपकी अब क्या है, अभी आप करना चाहती हो नहीं, उसका तो बस हाँ करना है। तो उसमें फिर क्या होता है कि उन मेल की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको भी बताना चाहिए ठीक है ये आपकी जो बहन है या माँ है या बेटी है या जो भी है, तो ये भी तो आपकी जिम्मेदारियां है ना। बिल्कुल। अगर आपकी बहन को कोई मसला हुआ तो डेफिनेटली आपके लिए भी तो प्रॉब्लम होगा ना कि आपकी बहन के साथ मसला हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और ये वाकई एक मेन टॉपिक है कि टीनेज प्रेगनेंसी को हमें बहुत ज्यादा जो है वो रोकना भी चाहिए, इससे इसलिए ताकि जो लड़की है उसकी सेहत अच्छी रहे, और जब तक उसकी सेहत अच्छी नहीं होगी या जब तक वो मेंटली जो है वो स्ट्रेस फ्री नहीं होगी, तब तक वो आगे आने वाले बच्चे को स्ट्रेस फ्री भी नहीं रख सकती है और उसको जो है वो अच्छी तरह से परवरिश भी नहीं कर सकती। डॉक्टर नमरीन, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी। जैसे हमने मैम से बात की कि टीनेज प्रेगनेंसी रोकना चाहिए, तो जब एक टीनेज लड़की प्रेग्नेंट होती है और उसके 9 मंथ्स का एक पूरा पीरियड कंप्लीट होता है तो तब आता है डिलीवरी टाइम। लेकिन
हमारे यहाँ पे ये देखा है कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बड़े मसले मसाइल हैं डिलीवरीज को लेकर। अगर जैसे हम उन एरियाज की बात करें जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, तो आप क्या बात करेंगे इस पर कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या मसले मसाइल दरपेश हैं डिलीवरीज को लेकर? सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करूंगी कि हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि जो बच्ची हमारे घर में बड़ी हो रही है तो उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसकी क्या ड्यूरेशन है। मतलब अगर एक बच्ची को पीरियड्स का स्टार्टअप होता है 14 ईयर्स से, मोस्टली 13-14 होता है, तो आपको इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए कि इसकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की सेटिंग होगी ना वो 18 ईयर्स तक होगी। मैंने देखा है मोस्टली माएँ आती हैं, वो कहती हैं जी हमारी बेबी को ना अभी ऐसा हुआ, अब इतने ज़्यादा हो रहे हैं, अब इतने कम हो रहे हैं, अब रुक नहीं रहे। यार आप कम से कम ये बात तो सोचो कि उसकी सेटिंग, आप डॉक्टर के पास जाओ, उसको लेके मशवरा लो उससे कि अब इसके साथ ये प्रॉब्लम आया है, तो ये एक नई चेंजिंग आई है, इसकी फिजिकली चेंजिंग है ना ये, और मेंटली चेंजिंग भी है। आप ये देखिए कि जिस वक्त फीमेल्स को ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस वक्त वो बिल्कुल हैरान हो जाती हैं कि ये हुआ क्या है, तो वो अपनी मदर से डिस्कस करती हैं। मदर के पास इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आया मेरी बच्ची को ना 18 ईयर्स तक इस चीज़ की सेटिंग है और मुझे न्यूट्रिशन में उसको क्या क्या देना है। अब आपने 18 ईयर्स तक तो वेट करना है, इसमें आप उसकी शादी के बारे में नहीं सोचें और आगे उसकी फैमिली के बारे में नहीं सोचें। फर्ज करें कि अगर आपने उसकी शादी कर भी दी है और आप मजबूर हैं, क्योंकि इंटीरियर साइड पे ज्यादा ये होता है कम एजेस में शादी जल्दी कर दी जाती है, तो फिर भी आप अपनी बच्ची को समझाएं, क्योंकि आप उनके घर वालों को नहीं समझा सकते, वो फैमिलीज नहीं होती हैं। आप अपनी बच्ची को समझाएं बेटा ये चीजें हैं, आपको अपनी इस तरीके से केयर करना है। ठीक है। अच्छा, अब फिर हम आते हैं कि प्रेगनेंसी हो गई, फर्स्ट बेबी हो गया, और फर्स्ट बेबी के बाद आपको कितना वक्फा रखना चाहिए। मोस्टली ये होता है आज एक साल में एक, दूसरे साल में दूसरा, ऐसा नहीं, कम से कम आपको 2 ईयर्स का गैप होना चाहिए। 2 ईयर्स में ऐसे नहीं कह रही कि एक बेबी आपका 1 ईयर का हुआ है और दूसरे साल में हो जाएगा। लोग मंथ का, डेज का हिसाब रखते हैं, ऐसा नहीं, 2 ईयर्स का आपका गैप होना चाहिए। 2 ईयर्स के बाद सेकेंड बेबी का प्लान करना चाहिए। माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में 5 मेथड हैं फैमिली प्लानिंग के, जिसमें आपके इम्प्लान आता है, IUCD आती है, पिल्स आती हैं जिसको टैबलेट कहा जाता है, और इंजेक्शन होता है। अच्छा, मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जी फैमिली प्लानिंग हम करेंगे तो उसके बाद बच्चे नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्मोनल चेंजिंग आती हैं, लेकिन इम्प्लान और IUCD बिल्कुल सेफ साइड है, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। आप जिस वक्त चाहें उसको रिमूव करवाएं और उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं। आप अपनी वही बात है ना कि हमारे लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, गाइडेंस नहीं है, इसीलिए मिसकॉन्सेप्शन उन्होंने बनाया है। डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ेंगे जरा। डॉक्टर साहब, हम जैसे बात कर रहे थे कि चिकनगुनिया ने इस वक्त बहुत सर उठाया हुआ है और लोगों को जो है वो आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे डेली बेसिस पे, तो आप क्या बताएंगे कि लोगों को एहतियात क्या करनी चाहिए चिकनगुनिया? एहतियात ये करनी चाहिए कि जैसे पानी वगैरह जहाँ है वहाँ जमा नहीं होने दें, घर में स्प्रे करें, और थोड़े फासले से फैमिली मेंबर है, क्योंकि ये पूरे जिनको चिकनगुनिया है उनको, हाँ उनको जिनको चिकनगुनिया है वो जो है थोड़ा डिस्टेंस से रहे। सही है, क्योंकि ये फैलता है, लगता है एक से दूसरे को लगता है, ऐसा ही है। बाज़ औक़ात ये देखा कि पूरे फ्लैट के अंदर ये सब चिकनगुनिया के हो गए, पूरा इलाके इस रेंज में आ चुका है, तो इसमें हमें एहतियात करनी चाहिए खास तौर पर। क्या क्या एहतियात है हमारी, मतलब खाने पीने में क्या एहतियात करनी चाहिए? खाने पीने में तो नहीं, खास तौर सफाई ख्याल रखना चाहिए, सफाई का बेसिक सफाई, हाँ खा तो पी सकते हैं, अच्छी जूसेस वगैरह पिए, जो नॉर्मल जो खा सकते हैं खा सकें। सर बोन्स पे ज्यादा इफेक्टेड होता है, बोन पे ज्यादा इफेक्ट करता है, उसके जॉइंट्स जो है ना काम नहीं करते, उसके हाथों की उंगलियां भी जो सही तरह मूव नहीं कर पाती, चल नहीं पाता, उसको फीवर भी ठीक ठाक हो जाता है, 102 भी 4 पे चल जाता है, बास का बीपी डाउन हो जाता है, बास का बढ़ भी जाता है। खास तौर पे जिनकी कुव्वत मदाफत कमजोर होती है तो उसको बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, जल्दी इफेक्ट करता है, जिनके जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वीक होता है। तो भाई जितने भी लोग देख रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम अपना बिल्डअप अच्छा रखें। हम हमेशा से ये बोलते हैं कि आप सेहतमंद तो माशरा सेहतमंद, आप सेहतमंद हैं तो आपका घर सेहतमंद है, क्योंकि अगर आप खातूने खाना है, आपको घर के 1000 काम करने हैं, आपको बच्चे संभालने हैं, आपको अपने शौहर को संभालना है, आपको अपनी फैमिली को संभालना है, जब तक आप सेहतमंद नहीं होंगी तब तक जो है वो आपके घर वाले भी सेहतमंद नहीं होंगे। और अगर आप मर्द हजरात हैं तो आपने ज़ाहिर बाहर जाके काम भी करना है, 10 तरह के लोगों का सामना भी करना है, मेंटल प्रेशर भी होता है आप पर, फिजिकल प्रेशर भी होता है कि आप जो है मेहनत भी कर रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, ताकि जब आप
सही होंगे, आप एक बिल्कुल फिट होंगे, तो आप जब बाहर जाके काम करोगे तो ऑब्वियसली पीछे आपके घर वाले भी बिल्कुल फिट रहेंगे। सवालात और भी बहुत सारे हमारे पास और तीनों डॉक्टर्स मौजूद हैं हमारे पास। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो और मजीद कुछ सवालात को जो है वो अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। आपके भी कोई सवालात तो जरूर आप शो का हिस्सा बन सकते हैं, आपने कहीं भी नहीं जाना। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और आज चल रहे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे सवालात जो है वो हमने ऐड ऑन कर भी दिए हैं। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उन्हें बता दें कि फ्राइडे है हमारा हेल्थ केयर डे, और आज के दिन हम कोशिश करते हैं कि उन तमाम टॉपिक्स पे जो कि आपकी सेहत से रिलेटेड है उन पे बात की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा प्लीज कि हम जैसे अभी बात कर रहे थे टीनेज प्रेगनेंसी की, लेकिन अभी जब हम बात करें एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की, कि जो लड़कियां मतलब ऐसी होती हैं जो कि जिनको नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, तो मैं चाहूंगी कि आप प्लीज थोड़ा सा ब्रीफली और पोर्शन वाइज बताइए कि फर्स्ट मंथ से लेके डिलीवरी तक उनको किस तरह से एहतियात करनी चाहिए। हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग कहते हैं वर्कआउट नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, जबकि ये कहीं ना कहीं जरूरी हैं। और साथ ही साथ डाइट प्लान भी बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। ये है कि हम जो है ना इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। और फर्स्ट इसमें 3-3 महीने हो जाते हैं। 3-3 महीने का मतलब 9 महीने का पीरियड आपका हो जाएगा। अब फर्स्ट 3 मंथ्स में जो है ना आपने एहतियात करनी है। अगर आप पहले से कोई मेडिसिन ले रही हैं, कोई और चीज ले रही हैं, तो उसको आप कंटिन्यू नहीं करें जब तक आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन आपको ना कहे, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो बच्चे के लिए नुकसान होते हैं। उस फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चा बन रहा होता है, बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। अगर हम कोई ऐसी दवाई लेते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि किसी को जो है प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उसने बताया कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गई, और उसके शोहर ने जाके उसको, आजकल ये एक बहुत बड़ा कॉमन इश्यू है, वो जो माइजोप्रेस्टोल वो उनको जाके लेके आए, उसने 15, 20, 25 खा ली, और उसको पता ही नहीं कि ये इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी, बच्चा किस पोजीशन में है, क्या चीज़ है, अभी तक यूट्रस में आया भी है कि नहीं आया। फिर क्या होता है, वो बच्चा तो जाया नहीं होता, मगर उसमें कुछ कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, मदर को पेन रहता है, ब्लीडिंग के इश्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे अननेसेसरी मेडिसिन, या कैसे पहले वो कराने का हाइपरटेंशन की पेशेंट है, पहले से मेडिसिन ले रही थी मगर अभी भी उसको कंटिन्यू करना है, मगर प्रेगनेंसी की मेडिसिन अलग है, प्रेगनेंसी के बगैर जो ब्लड प्रेशर उसकी मेडिसिन अलग है। तो वो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि भाई मुझे ये मेडिसिन कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी। ठीक हो गया। जैसे किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसको तो पहले से मसला है ना, वो तो दवाई ले रही थी, मगर अब उसको प्रेगनेंसी हो गई, तो हमें उसकी दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती है। अगर उसका डोज ज्यादा है तो उसका डोज हमें कम करना पड़ता है, उसको सिंगल डोज पे लेके आते हैं ताकि बच्चे में कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी ना हो। एक तो हो गया ये। दूसरा है कि वो कोई ऐसी स्मोकिंग ना करे, कोई ऐसी चीजें ना खाए, जाम्स फूड या सुपारी, गुटखा, ये भी नुकसान कराते हैं, मिसकरेजेस कराते हैं, बच्चे में भी नुकसान कराते हैं। उसको खुद को एक्सेसिव वोमिटिंग, नाजिया, ये चीजें करवाएंगे, उसमें एहतियात करनी चाहिए। ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं चाहिए। फोलिक एसिड उनको लेनी चाहिए। फोलिक एसिड इज नेसेसरी, क्योंकि वो उसका हेल्पफुल भी होगा, बच्चे के जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है उसको भी वो कवर करेगा, और बच्चे को भी बनने में हेल्प करता है। फोलिक एसिड लेंगी। उसके अलावा जो भी ड्रग लेती हैं वो डॉक्टर से पूछ के लेंगी। ठीक हो गया। हम ये कहते हैं। और दूसरे होते हैं एंटी इमेटिक ड्रग्स, क्योंकि वोमिटिंग तो नॉर्मल है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में नॉर्मल होती है फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में। उसके लिए भी हम रिकमेंड करते हैं, मेडिसिन करते हैं, जो कंट्राइंडिकेशन नहीं होती उनकी, वो हम उनको देते हैं। वो भी मगर एहतियात करते हैं कि भाई इस टाइम में आप खानी है, इतनी खानी है, इतना डोज देना है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोशिश करें कि फ्रेश खाना खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, डब्बे वाली चीजें ना, मिर्च मसाले वाली चीजें, दूध पिया करें। बहुत सारी औरतों को ये एक आदत है, पूछते हैं भाई आप दूध पीते, कहते हैं नहीं हमें पसंद नहीं है। नहीं भाई ये बात नहीं है, पसंद नहीं है तो आप में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, आपको जॉइंट पेन हो, क्योंकि अभी आप प्रेगनेंसी कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के बाद फिर जो आप फीडिंग करवाएंगे उसके बाद तो आप जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस में चले जाएंगे।
हाँ, आपको अगर दूध पसंद नहीं है तो दही की चीज ले लें, खीर मिक्स बना लें, मतलब custard डेयरी आइटम्स आपको हाँ, use करने हैं। मतलब एहतियात से। ऐसा नहीं कि आपने बिस्किट खाने हैं, केक खाना है, नान खाना, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, मगर मिल्क वाली चीज आपने लेनी है। मिल्क वाली। मिल्क वाली चीज आपने लेनी है, क्योंकि हम मेडिसिन आपको नहीं दे रहे, मगर आपकी रिक्वायरमेंट तो है ना। फिर हम कैलोरीज या कि फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में कैसे डिवाइड करते हैं या होल प्रेगनेंसी, वो डिपेंड ऑन द बीएमआई। बीएमआई क्या होता है? हाइट, वेट। आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, फिर उससे हम बीएमआई निकालते हैं। फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि ये ओबीज पेशेंट है, इसको पर डे पे इतनी कैलोरीज लेनी चाहिए, या ये थिन पेशेंट है, इसको पर डे पे इतनी ले। जो नॉर्मल है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में है, वो हम कहते हैं कि डेली आपको जो है ना अबाउट 1500 to 2000 कैलोरीज लेनी चाहिए। उसमें आपकी जो है ना पोर्शंस होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और जो है शुगर, उसमें सब डिवाइड करके लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस एक ही चीज लिए जाओ। ठीक है। तो ये आपकी न्यूट्रिशन हो गई। आप वॉमिटिंग से प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन ले सकती हैं। आप कोई मिर्च मसाला नहीं लेंगे तो आपको एसिडिटी का मसला नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही। और उसके बाद आप हम कहते हैं कि एक डेटिंग स्कैन होता है, वो आप करवाएं। उसके बाद फिर 11 जब आपका फिर सेकंड ट्राइमेस्टर आ जाता है तो वो तो ऐसे कंटिन्यू होता है, उसमें आपका बच्चा बन चुका होता है। अब उसमें होता है कि वो ग्रोथ होती है। फिर हम कहते हैं कि भाई ग्रोथ है, तो इसकी ग्रोथ है, थोड़ा सा खाना इंप्रूव करो, अपनी जो है ना कंडीशंस देखो कि कोई ब्लीडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो वो एज सच कंटिन्यू रहता है। उसमें हम शुगर भी देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, बेबी की ग्रोथ देखते हैं, सब चीजें इज परफेक्ट, तो ठीक है। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर, ये फिर थोड़ा सा आपका रिस्की आ जाता है। इसमें गेस्ट्रेशनल डायबिटीज भी ज्यादा नजर आ जाता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। उसके बाद फिर ब्लीडिंग के इश्यू, फिर हम देखते हैं कि अवलनाल कहाँ है या क्या चीजें। अब आपका एक और सवाल था जिसमें यह था कि एक्सरसाइज या नॉर्मल रूटीन करनी चाहिए या नहीं चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि जब आप घर में एक बंदा नॉर्मल भी है तो अगर बैठा रहेगा तो वो तो उसकी चीजें नहीं चलेंगी ना। ऐसा प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, प्रेगनेंसी इज अ नॉर्मल प्रोसेस। वो तो एक कुदरती अमल है ना। अब कुदरती अमल को चलने दें। जब आपकी सब चीजें नॉर्मल हैं, आप अपना रूटीन चेकअप करवा रही हैं, सब चीजें जो आपका रूटीन वर्क है, घर का वर्क, वो आप करें। एक्सेसिव स्ट्रेस ना लें। हाँ। एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं लेनी, भाग दौड़ नहीं करनी आपने खामखा में उसको। ये नहीं, आपका बच्चा आपकी हर चीज को महसूस कर रहा है। बिल्कुल ऐसा अगर आप साइकोलॉजिकली भी सैड हैं तो इज इफेक्ट टू द बेबी। अगर आप खुश हैं तो भी आपके बच्चे पे इफेक्ट है। अब अच्छा खाना खा रहे हैं वो भी आपके इफेक्ट है। अगर पास बैठे लोग झगड़ा कर रहे हैं तो वो भी आपकी बच्चे पे इफेक्ट करता है। आप उस जगह पे ना बैठे जहां दूसरा स्मोकिंग कर रहा है। ठीक, आप खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे, जो दूसरा कर रहा है वो भी आपके बच्चे पे इफेक्ट करेगा। तो ये चीजें होती है। और दूसरी बात, आपने हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी, एरोबिक एक्सरसाइजेज नहीं करनी, डाइनिंग नहीं करनी, स्विमिंग नहीं करनी, या एक्सेसिव नहीं करना, मगर जैसे जस्ट लाइक अ वॉक, आप 30 मिनट्स की वॉक कर लें सुबह शाम। ऐसा ही है। खाना खा के लेटना नहीं है आपने। फिर आप आती है कि भाई हमें वो हार्ट बर्न हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, हमें खाना हजम नहीं हो रहा, तो वो यही है कि हाँ, वॉक हाँ, नहीं है, वॉक routine नहीं है, खाना खा के लेट जाती है। देर से नहीं करा, खाने के बाद लेटना नहीं आपने। खाने के बाद एकदम से पानी नहीं पीना आपने, ताकि आपका जो ये है ना, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है, वो आपके सारी गट पे इफेक्ट कर रहा है, उसको प्रेशर दे रहा है। ऐसा ही तो वो जाहिर है वो आपका कैसे हजम होगा। ऐसा ही आप संभाल खाना खाएं। ऐसे नहीं कि पेट भर के एकदम से नहीं, पोर्शंस में खाएं, पोर्शंस में खाएं, और न्यूट्रिशन वाला खाना खाएं। ऐसे नहीं कि मैंने बाहर से जो है ना पिज्जा खा लिया, रोजाना नहीं खाना। भाई ठीक है, जब भी दिल किया 1-2 महीने में खा लिया तो कोई मसला नहीं है, मगर रोज से बाहर से खाएंगी तो फिर आपका क्या होगा। और व्हाइट रोटी बहुत कॉमन, जो आजकल वो ले रहे हैं ना इधर से, फ्लोर मिल से जो आटा आ रहा है, तो वो खाते हैं, तो उससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, फिर वो प्रॉब्लम्स होते हैं। वो और न्यूट्रिशन वाले नहीं, आप चक्की का आटा लें, उसमें भूसे वाली आटी वो होते हैं, वो ले आप, सलाद लें, पानी लें। और एक और मिसकंसेप्ट है, पपीता नहीं खा सकते। भाई थोड़ा बहुत खाएंगे, कौन से 4 पपीता वो डेली खाएगी, तो वो कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हो जाता है। फिर मसला होता है कि भाई अब ये मसला हो गया, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी को रिलैक्स रखते हैं, ताकि आपका यूट्रस भी रिलैक्स है। उसकी वजह से फिर आपको हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन, ये चीजें ना। और दूसरे जो हम आयरन की दवाई दे रहे हैं, तो उससे भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो जब ये न्यूट्रिशन कम कर देती है ना, तो फिर उससे उनके ये मसले हो जाते हैं, फिर वो दवाइयों पे चले जाते हैं। तो एवरीथिंग दवाई नहीं है कि आप मेडिसिन लें, क्योंकि मेडिसिन का इफेक्ट हो तो साइड इफेक्ट भी है। आप अपनी चीजें अपने नॉर्मल रूटीन डाइट से कवर कर सकती हैं। आप उसको अच्छी जो है हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जाए। सुबह को उठें, आप जाएं, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी मौजूद है, बाहर बाग में जाके 15-20-25 मिनट जाके वॉक करके आ जाए, आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा। उसके बाद आप खाएं। उसके बाद अगर आप शाम को टाइम मिलता है, शाम की तरफ चले जाएं,
हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, मगर एरोबिक और डाइंग स्विमिंग वाली या ऐसी स्ट्रेस वाली भागदौड़ आपने नहीं बिल्कुल करनी। ऐसे नहीं कर सकती हूँ। और डॉक्टर साहब ने बहुत ब्रीफली डिफाइन किया है सारी चीजों को। आई होप सो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मिसकॉन्सेप्शन होंगी या आपके माइंड में क्लियर नहीं होंगी, तो वो आज डेफिनेटली क्लियर हो गई होंगी कि वो जो आपने बीच में एक लाइन बोली ना कि प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज और हम इसको डिजीज हाँ, समझ बिल्कुल, के it's बैठे होते normal। हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नमरीन मुझे ये बताइए, अगर हम आपकी तरफ आते हैं कि एक डिलीवरी हो गई है, बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद सबसे मेन चीज जो है उसके लिए बहुत जरूरी है वो है माँ का दूध, ठीक है ना। लेकिन कुछ खवातीन ऐसी हैं अगर वो किसी वजह से फीड नहीं करवाना चाहती बेबी को, तो उसका क्या ऑल्टरनेट हो सकता है हमारे पास कि बच्चा सेहतमंद रहे और उसको हेल्दी फूड? अच्छा, सबसे पहले तो जिस वक्त डिलीवरी हो जाती है ना, तो 2 आवर्स के अंदर अंदर हमें बेबी को फीड करवाना होता है। ठीक है। क्योंकि अगर बेबी को फीड नहीं करवाते तो उसका कैल्शियम लेवल डाउन हो जाता है और इसी तरीके से बच्चा साइनोस की तरफ जाता है और पेरेंट्स ये समझते हैं अब पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पे फिर डॉक्टर देखते हैं, बोलते बच्चा साइनोस हो रहा है और इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, ये वो। यानी मिस्टेक कहाँ होती है कि 2 आवर्स के अंदर फीड नहीं करवाते। अभी वो माँ के पीछे ही होते हैं कि जी माँ की तबीयत ऐसी, माँ की तबीयत ऐसी, ठीक है, माँ ने भी डिलीवर किया है, उसको आप डॉक्टर के पे छोड़ दें और थोड़ा सा बच्चे पे ध्यान दें। 2 घंटे के अंदर बेबी फीड लाजमी है। ठीक है। अगर किसी वजह से माँ मदर फीड नहीं आ रहा, अच्छा एक और बात होती है कि फीड करवाते हैं, कहते हैं जी मिल्क तो नहीं आ रहा, वाइट वाइट पानी आ रहा है। तो वो जो वाटर होता है ना, वो बहुत ही अहम होता है बच्चे के लिए, उसको 100 डिजीज से बचाता है। ओके। और इसको लाजमी देना चाहिए और फीड की तरफ बेबी को ले जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं आ रहा तो काफ़ी अल्टरनेट फीड्स हैं, तो आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से पूछ के जो भी वो सजेस्ट करता है मिल्क उसको दें। और बेबी की हेल्थ के हिसाब बेबी के हेल्थ के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से, उसके अबगार के हिसाब से उस तरीके से सजेस्ट करना चाहिए। और दूसरा ये कि मदर्स को ये भी नहीं पता होता, जैसे ही बेबी ने क्राई किया और मदर ने फटाफट उसको फीड कराया, तो ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। करना ये चाहिए कि दिन में आपने एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे के बाद बेबी को फीड करवाना है और नाइट में एवरी 4 आवर, यानी कि हर 4 घंटे के बाद देना है। अगर बेबी रो रहा है तो आप ये देखिए कि किस वजह से रो रहा है। आया उसके पेट में तो दर्द नहीं हो रहा, उसको कोई क्रैप्स तो नहीं है, उसको कब्ज तो नहीं हो गया। क्योंकि जब मदर फीड नहीं होता और ऊपर का दूध होता है तो मोस्टली बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन चीजों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और दिन में 2 घंटे और रात में 4 घंटे में उसको फीड करवाना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये मतलब बेसिकली वो चीजें हैं जो कि हमें बहुत सारे और मसले मसाइलों से बचाती हैं। तो और मुझे बताएं कि न्यूबॉर्न बेबीज को और उनकी मतलब माओ को और मजीद क्या एहतियात करनी चाहिए? अच्छा, दूसरा ये है कि जो मदर्स होती हैं उनकी डिलीवरी होती है तो उनका खाना पीना मोस्टली बंद कर दिया जाता है। नहीं इसकी तो डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि ये कोई डिजीज नहीं है, ये नेचुरल फिनोमिना है और कुदरत का एक अमल है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो आपने नॉर्मल डिलीवरी वालों को तो खास करके वही नॉर्मल ही खाना खिलाना है। मैंने देखा है वो यखनियाँ लेकर आ जाती हैं, जी यखनी पिला दें। यार एक तो वो पहले ही 3-4 घंटे से पेन में थी और पता नहीं कब से उसको पेन हो रहे थे, खाना पीना उसने किया नहीं है। उसके बाद जैसे ही वो डिलीवर करके फ्री होती है आप उसको यखनी दे देते हैं। तो यानी एक बॉयल पानी उसके पेट में डाल देते हैं, एकदम से वो क्या कहती है, या तो उसको लूज मोशन हो जाते हैं या तो फिर वो वॉमिटिंग की तरफ चली जाती है, क्योंकि शायद वो बॉडी टेम्परेचर उस वक्त ऑलरेडी हाई होता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर वो बिल्कुल लेथार्जिक हो जाती है, निढाल हो जाती है। आप लोग कहते हो कि जी इसको ये हो रहा, नहीं, आप उसको नॉर्मल खाना दें। हाँ, सॉफ्ट डाइट दें, जिस तरीके से आपने शोरबे वाला सालन दे दिया उस तरीके से, नॉट यखनी बिल्कुल भी नहीं, ताकि उसको मज़ा तो आए खाने में। उसको बस जायका सालन दे दिया और उसको कहा बस जी ये खा लें, ऐसे करें। और खाने के बाद उसको थोड़ा सा वॉक करवाएं ताकि वो चीज़ उसको हजम हो जाए, जी डाइजेस्ट हो जाए। और जब बेबी को आप फीड करवाते हैं तो बेबी को भी उसके बैक पे थोड़ा सा उठा के उसको सहलाना है और जिस वक्त फीड करवाना है तो उसका हेड थोड़ा अप रखना है, उसके बाद उसको फीड करवाना है। मोस्टली देखा गया है कि बस बच्चा लेटा हुआ है, उसके मुंह के अंदर डाल दिया फीड और फीड देने के बाद उसकी कोई केयर नहीं की जाती। तो आपने हेड को थोड़ा सा ऊपर करना है, उसको फीड करवाना है और फिर थोड़ा सा और फीड करवाने के बाद फिर उसके बैक पे थोड़ा सा मसाज करना है। जब उसको डकार आ जाए तो उसको बाद उसको रेस्ट में उल्टी साइड की करवट पे लेटाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोगों को, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आप माइंड ना करें तो थोड़ी सी न्यू रिसर्च है अगर मैं ऐड करना चाहूँ।
इस प्लीज चीज मैं में। डॉक्टर साहब से पहले जरा डॉक्टर हाँ, साहब की तरफ ठीक बढ़ते है, हैं, फिर हम आपकी बिल्कुल। तरफ आते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी बात को। डॉक्टर साहब आप क्योंकि जर्नल फिजिशियन भी हैं और आप जी, जी, डेली जी। रूटीन पे भी चीजें देख रहे होते हैं, मुझे बताइए कि आजकल हमारे लोगों का जैसे इस हवाले से गायनी के हवाले से मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसे ही हमारे लोगों का ये भी मिसकॉन्सेप्शन है, लोग टाइम नहीं निकालते अपने लिए, रूटीन चेकअप की तरफ नहीं आते। अगर किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी और कोई परेशानी है तो नहीं करवाते रूटीन चेकअप, वो घर की रेमेडीज से ही बोलते हैं हम सही हो जाएंगे। तो रूटीन चेकअप कितना जरूरी है और किस तरह से इसको बैलेंस रखना चाहिए? खास तौर पे रूटीन चेकअप जो है ना, बस औरतों में जो प्रेगनेंसी नहीं होती, मर्दों की तरफ से ही प्रॉब्लम आया है। तो उसमें जो हम टेस्ट करवाते हैं सीमेन एनालिसिस वगैरह, उससे पता चल जाता है कि मर्द के जो इसमें एक्टिव है या कितनी क्वांटिटी में है, तो ये टेस्ट भी लाजमी है। ये भी रूटीन चेकअप का रूटीन एक हिस्सा चेकअप है। पे CPA, RBS, शुगर का टेस्ट भी कराया जाता है। हाँ, तो ये अगर जैसे हम चिकनगुनिया की बात करते हैं, चिकनगुनिया हमने के लिए आपसे भी बात टेस्ट की। कराया जाता है। तो अगर किसी को बुखार है, हल्का सा फीवर है, वो उस चीज को बड़ा लाइट ले लेते हैं, नहीं जाते रूटीन चेकअप में। किसी को शुगर है, पूरा पूरा मंथ गुजर जाता है, वो ना तो चेक करेंगे कि भाई हमारा क्या लेवल है, चीनी भी खा रहे हैं तो मीठा भी खा रहे हैं, तो ये कितना जरूरी है? और अगर कोई शुगर का पेशेंट है, लेट्स सपोज, तो उसे मंथ में कितनी बार अपना रूटीन चेकअप करवाना चाहिए? मैडम कम से कम 2 से 3 दफे तो कराने चाहिए उसको। अगर नहीं करा सकते, बाद लोग प्रॉब्लम होती है, तो महीने में 1 दफा करा ले और एहतियात करें। शुगर जो है ना, एहतियात करने पे कंट्रोल। शुगर की प्लीज एहतियात हमें बताइए कि क्या क्या खाने पीने में एहतियात हो सकती है? जैसे कि मीठा नहीं खाएं खास तौर पे, और वाइट आइटम की रोटी नहीं खाएं, ठीक है। और ऐसे जैसे आजकल लोग जो पाए खाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से, वो नहीं कोलेस्ट्रॉल खाएं। बढ़ता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो ये सारी चीजें जो है, ये वो प्रिवेंशन है जो कि आप अगर शुगर पेशेंट है तो आपको नहीं खानी चाहिए। टेंशन लोग जो ले लेते हैं उसकी वजह से भी बढ़ जाती है। टेंशन की वजह से, हाइपरटेंशन तो बेसिक मसला है जिसकी वजह से आपको शुगर होती है। तो कोशिश किया करें कि अपनी जिंदगी में टेंशन वेंशन नहीं लिया करें। डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि मतलब नहीं लिया करें, तो मतलब नहीं लिया करें टेंशन। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जरा इस हवाले से बात करें, क्योंकि एक टॉपिक हमारे पास बड़ा आजकल वायरल है, इन है, वो इसलिए है, और बड़ी लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों को ये मसले मसाले हैं, PCOS। और ये एक ऐसी चीज है कि जो मैं कह रही हूँ क्यूरेबल है, हो रहा है, चीजें काम भी लोग इस पे करें डॉक्टर्स, बट शायद हमारी लड़कियों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं दी जा रही, बताया नहीं जा रहा। तो मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा कोई इसका ऐसा जवाब दें जो कि हमारे लोगों के दिमागों में बैठे और वो अवेयर होकर इस मसले से छुटकारा हासिल कर सके। किस चीज मोस्ट कॉमन? इससे पहले आप जो क्वेश्चन किया है, जो अभी हमारे पास क्लिनिकल आ रहे हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब की जो है ना, उसमें न्यू रिसर्च, इसलिए कि ये इम्पोर्टेंट, हमारे हर घर में बच्चे पैदा होते हैं, हर चीज, तो मैं उसमें न्यू रिसर्च ऐड करना चाहूंगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पहले ऐसे किया जाता था कि 2 आवर्स में, बट इट्स न्यू रिसर्च, WHO रिकमेंडेड एंड RCOG गाइडलाइन रिकमेंडेड कि बेबी अब जब पैदा होता है, तो अगर आपका अवल नाल भी नहीं निकलती, तो आप बच्चे को माँ के फीड पे लगाएं। ओके। एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके। जब बच्चा होता है, जो फर्स्ट वाला मिल्क होता है कोलेस्ट्रॉल, इट्स हाईली इम्यूनेटिक, इट्स होल लाइफ, सारी जिंदगी के लिए वो बच्चे को इम्यूनिटी देता है। सारी लाइफ के लिए वो बच्चे को डायबिटीज और दूसरी चीजों और गट की जो डिजीज है उसको बचाता है। तो डोंट वेट अप टू द 2 आवर्स, जैसे ही हो आप माँ की छाती से बच्चे को लगाएं जितना भी जल्दी हो सके। एक तो ये। दूसरा अल्टरनेटिव, आपका एक क्वेश्चन था कि अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए अगर फीड मदर नहीं दे रही। देखिए, फीड इज बेस्ट, उसका कोई नेमुल बदल वो नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। आप हम सब रिकमेंड यही करते हैं, इवन पीड्स के डॉक्टर्स भी करते हैं। अगर नहीं दे रही तो दूसरा है आपका काउ मिल्क। काउ मिल्क इज नियर टू द मदर मिल्क, उसमें वो चीजें हैं, मगर थोड़ी सी चीजें हैं जिसको वो पतला करके वो पानी का मिकदार डाल के उसमें देते। तो काउ मिल्क इज बेस्ट, इज अल्टरनेटिव। अदरवाइज देयर इज फार्मूला मिल्क्स जो आ रहे हैं आजकल, वो दे सकते हैं। अब आपकी क्वेश्चन में मैं अपने क्वेश्चन का जवाब आपसे बिल्कुल लूंगी कि वो बड़ा एक ऐसा टॉपिक है, बिल्कुल नहीं, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन कि आजकल जो हमारे पास आ रही हैं बच्चियां, जो ऐसा समझ लें कि 80-75% जो लड़कियां हैं इसमें, यंगर हैं या ओल्डर हैं, वो जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज, मोस्ट कॉमन काज। मगर उसका कुछ क्राइटेरिया है। एक तो हमारी जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है ना, रात को देर से सोना, जंक फूड खाना, कोई काम ना करना, सारा दिन मोबाइल देखना, और उसके बाद जो हम ये हमारा जो खाना है, डाइट है, उसमें कुछ वो जो इंजेक्शंस लगा रहे हैं, वो जो उसमें फीड दे रहे हैं, खास करके चिकन को या किसी और चीज को, तो वो फीड
अफेक्ट आवर बॉडी, उस पर हार्मोनल जो रात को लेट सोने की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस नॉर्मल होती थी वो एबनॉर्मल हो रही हैं, जिसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज का रेशियो बहुत ज्यादा हो गया है और फिर उसके बाद ये बच्चियां उसमें अफेक्टेड हो रही हैं। तो पॉलीसिस्टिक डिजीज कभी अगर होती है या सिंड्रोम होता है तो उसको हम खत्म नहीं कर सकते, या कोई ऐसी डिजीज नहीं है कि एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये हमारी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उससे ही ये बनता है। क्योंकि अंडे छोटे छोटे बनते, रूटीन में क्या होता है कि हर महीने कुछ अंडे बड़े होते हैं, कुछ छोटे छोटे। हमारी ओवरी में ना ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, जब बच्चा पेट में होता है माँ के, अगर फीमेल बेबी है तो वो उसमें जो अंडे हैं ना वो प्राइमरी ओसाइट वहां पे रुक जाते हैं, बन के रुक जाते हैं। फिर जब अडल्ट लाइफ आती है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है तो वो अंडे दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। अब बहुत सारे अंडे हमारी ओवरीज में होते हैं, फिर हर महीने उसमें से कुछ अंडे निकलते हैं जो छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। अब उनसे 2 या 3 अंडे बड़े होते हैं, अगर किसी की मैरिज है या सेक्सुअली एक्टिव है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर नहीं है तो टूट के फिर वो माहवारी आ जाती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब जब ये एबनॉर्मलिटी आती है, पीसीओ में क्या होता है एक्चुअली और कुछ नहीं होता, उसमें यही होता है कि वो अंडे छोटे छोटे बन रहे होते हैं, वो बड़ा कोई अंडा बन ही नहीं होता, जिसकी वजह से माहवारी नहीं आती, जिसकी वजह से फिर मसला आता है। उसका क्या रीजन, हम एशियंस में स्पेशली डायबिटीज इज कॉमन नंबर 1। अब जो नई रिसर्च आई है, जो नया एक आया है कि उसमें हम लोग जो पाकिस्तानी है नंबर 1 डायबिटीज में है, नंबर 1 दूसरे में, और HIV में नंबर 2 है। हमारी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जिसकी वजह से भी ये पीसीओ होता है। लेट सोना, बेवक्त खाना और मोटापा, हेल्दी ना खाना, ये सब वजह है। पीसीओ और कुछ नहीं। पीसीओ की कोई और डिजीज वो नहीं है कि हम उसको क्योर कर सकें या कह सकेंगे भाई मैंने दवाई दे दी तो पीसीओ खत्म हो गया। नो, इट्स नॉट। कि जो तो अंडे तो बन रहे हैं ना, अब वो हार्मोनल इनबैलेंस है, जब आप उस बैलेंस को ठीक करेंगे तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है, अगर आपने इसको प्रॉपर रखा। हाँ, तो आप अपनी इसको जो है कि आप इस डिजीज से बच सकती हैं। मतलब ये है कि ये एक है कि आप इसमें ये नहीं कि भाई आज सबको है तो मुझे भी हो गया, नहीं, आप इससे बच सकती हैं और अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके बच सकती हैं। वेट रिडक्शन करें, अपनी लाइफ को एक्टिव करें और देर से सोना बंद करें, जंक फूड्स खत्म करें, तो आपकी ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। और पीसीओ की कोई और नहीं है ट्रीटमेंट। पीसीओ के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो आगे जाके फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में कर सकता है। तो ये एक बहुत बर्निंग इश्यू है और बहुत वास्ट टॉपिक है। तो किसी दिन अगर हमें टाइम मिला या हमें मौका मिला तो हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या चीजें, मगर ये है कि अब ये जो है ना बहुत कॉमन है, उससे इनफर्टिलिटी भी हो रही है आपको। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आप आगे जाके फिर आप डायबिटीज, कार्डियक डिजीज, ओबेसिटी, ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपको। तो ये बहुत ही मतलब वो चेहरे पे बाल आना, एक्नी होना, लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं, कहते डॉक्टर साहब क्या करें, हमें समझ नहीं आता। नहीं, आप कर सकती हैं, हम आपकी असिस्टेंट करेंगे, हम आपको बताएंगे, हम आपको मेडिसिन इसकी बिल्कुल कम है वो हम आपको देंगे, मगर आपने चीजें करनी है, चीजें आपने खुद ही करनी है। हाँ। मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि अगर आप, चाहे आपकी सेहत हो, चाहे आपका मुल्क हो, चाहे आपका शहर हो, चाहे आपका माशरा हो, जब तक सुधार लाना है, अगर किसी भी चीज में बेहतरी लानी है तो खुद करना पड़ेगा। जब तक लोगों पर डिपेंडेंट रहेंगे तब तक नहीं होगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ मजीद सवालात हैं, शो का हिस्सा बनाएंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो डेफिनेटली आप लोगों का जो है वो थोड़ा सा माइंडसेट आज चेंज हुआ होगा। आपको पता चला होगा कि वाकई ये जो चीजें हैं इनको किस तरह से जो है वो टैकल करना है और किस तरीके से जो है वो अपनी जिंदगी में, अपनी रूटीन में थोड़े से चेंजेस लाने हैं, ताकि आपकी जो जिंदगी है वो मजीद आसान हो सके और आप अपनी जिंदगी में मजीद मतलब अपने आप को सेहतमंद रख सकें। अच्छा डॉक्टर नमरीन, मुझे प्लीज आपसे एक सवाल करना है और वो सवाल ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद जो लेडीज होती हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, चाहे वो फैमिली डिप्रेशन हो, चाहे वो ये डिप्रेशन हो कि एक नई जिम्मेदारी है, अब वो बच्चा रो रहा है तो उनको नहीं पता, जैसे हमने भी बात की कि उसको क्रैम्प्स हो रहे हैं या वो भूख की वजह से रो रहा है, तो वो उस डिप्रेशन से जो अब डिलीवरी के बाद वाला डिप्रेशन होता है उससे कैसे अपने आप को जो है वो महफूज रख सकती हैं लेडीज? अच्छा देखें, अब एक जिम्मेदारी तो बच्चियों के ऊपर आ गई, भाई बेबी आ गया दुनिया में, अब आपको संभालना तो है। मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से पुराने लोग किया करते थे उनसे लाख दर्जे बेहतर आजकल की बच्चियां बहुत समझदार हैं। ऐसा ही है। अब वो हर चीज को ना चैलेंज के हिसाब से लेती हैं कि भाई ये अब चीज है तो हमें करना है। तो इसी तरीके से ये बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। अब एक बेबी आ गया है और बिल्कुल ऐसा बेबी आपके हाथ में आया है जो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। आपने परेशान नहीं होना है, और हमारे वजीर आजम ने भी कहा था बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, परेशान इसलिए नहीं होना है कि वो छोटी सी नन्ही सी जान है, आपने बस उसकी हिफाजत करना है। जिस तरीके से आप अपनी गुड़िया की, अपने खिलौनों की हिफाजत करते थे, उसी तरीके से लेके इस बच्चे की हिफाजत करना है। उसको टाइम पे फीड करवाना है। अगर आपको ये लगता है कि जी मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक विजिट अपने डॉक्टर के पास करें जहाँ आपकी डिलीवरी हुई है, उससे पूछ के आएँ, मशवरा करके आएँ कि जी अब मुझे इसको कैसे आगे लेके जाना है, इसको फीड कैसे करवाना है, और दूसरा ये कि मुझे इसकी हिफाजत कैसे करना है। उसकी सफाई का बहुत ख्याल रखना है और उसको फीड करवाने का बहुत ख्याल करना है। ये दो चीज़ें करेंगे तो बेबी बहुत अच्छे तरीके से पलेगा। सेकंड ये कि अब एक जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आ गई, लेकिन सेकंड जिम्मेदारी इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से मालूम करें और फैमिली प्लानिंग के मेथड पे अमल करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि मिसकॉन्सेप्शन है फीमेल्स में ख़ास करके, जी हमने फैमिली प्लानिंग की थी, हमने इंजेक्शन लगवाया था, हमने इम्प्लांट रखवाया था, हमने IUCD रखवाई थी, जैसे कि जिसे छल्ला कहते हैं, उसके बाद हमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। ये होता क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि आप ये प्लान तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ना डॉक्टर के पास विजिट करने नहीं जाते। बस सोच लिया जी हमने तो ये काम करवा लिया, अब हो गया सारा काम, अब हमने घर में रहना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करें। जो आपकी डेट्स हैं उसके ऊपर अपने डॉक्टर के पास 3 मंथ तक 3 टाइम आपने विजिट ज़रूर करना है। उन्हें जो भी आपकी सिचुएशन है वो बताना है कि अब मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे ज़्यादा ब्लीडिंग है, मुझे कम ब्लीडिंग है, मुझे नहीं है ब्लीडिंग। यही 3 वजह होती है। वो डॉक्टर आपको इस हिसाब से मेडिकेशन करेगी और आपको समझाएगी, और इस हिसाब से आप अपनी फैमिली को अच्छे से आगे लेके जा पाओगे। मतलब एक आप खुद सेहतमंद होंगे और आप ये प्रॉपर प्लान करेंगे तो आपकी फैमिली भी आगे जो है वो मजीद सेहतमंद। अच्छा, एक बात और ये है कि जो माएँ दूध पिला रही होती हैं, जो फीड करवा रही होती हैं, तो काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ कि जी डिलीवरी हो गई बस जी अब हम तो बिल्कुल रिलैक्स हैं, घर का खाना खाना है हमें और कुछ भी नहीं। नहीं, आप फीड करवा रही हैं। एक आपकी जो फीड है वो आपके ब्लड से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आपने उसके लिए भी मेडिसिन लेना है। अपने डॉक्टर से पूछिए, हाइब्रिड फॉलिक एसिड जो भी है वो जो आपको सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से आपने एक मेडिसिन तो लाजमी लेना है। और अपने खाने में दूध दही को दोनों को शामिल करना है। दोपहर को दही और रात को सोने से पहले दूध, ये 2 चीजें आपको लेना है अगर आप मेडिसिन अवॉइड करते हो तो। और खाना खाने के बाद वॉक करना है। पपीता, खीरा, इन चीजों को बहुत चबा के खाना है और वॉक जरूर करना है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है सारी चीजें। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रही हूँ क्योंकि इख्तितामी मराइल में हमारा प्रोग्राम दाखिल हो गया है, तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि वो चीजें डिस्कस की जाएं जो कि बड़े मसले मसाइल करती हैं। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के टाइम पर जो डेथ रेशियो है वो बहुत बढ़ गया है, 186 ऑलमोस्ट चला गया है। अभी क्या प्रिवेंशन, क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं? हमारी माएँ बहनें, मतलब ये लोग जो है ना वो अभी इस वक्त बिल्कुल ऐसे खड़े होते हैं, उस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रहे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाती हैं जबकि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि करना क्या है। तो ये जो चीजें हैं इसको किस तरह से क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इशू है हमारा डेवलपिंग कंट्रीज का, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने इस पे बिल्कुल कर लिया है कवर। मगर हम डेवलप्ड कंट्रीज का जो है ना मेन जो रीजंस है मैटरनल मॉर्टेलिटी, जिसको हम अपनी जबान में मैटरनल मॉर्टेलिटी कहते हैं, जिसका हम रेशियो निकालते हैं, जैसे आपके मदर की डेथ, तो डिलीवरी में बिल्कुल उसको हम रोक सकते हैं। ये हमारे हाथ में। सबसे मेन काज जो हम डेवलपिंग कंट्री का, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया या साउथ एशिया, उसमें वो है पोस्टपार्टम हेमरेज, खून का ज्यादा बह जाना, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या एक्लेम्शिया, जिसको कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और झटके आ जाए, मोस्ट कॉमन काज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका क्या है, उसका डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस जैसे कि खून जम जाना।
तो हम इनको बिल्कुल कर सकते हैं कि, और वो क्या कर सकते हैं, एंटीनेटल केयर, अच्छी एंटीनेटल केयर, अपने खून को बढ़ाना, अपनी चीज़ों को देखना, आइदर क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, उस रिस्क फैक्टर्स, क्योंकि प्रेगनेंसी तो चल रही है, डॉक्टर या कंसल्टेंट का क्या काम है, डॉक्टर के पास जाने का, एंटीनेटल का मकसद क्या है, मकसद ये है कि आप उस रिस्क फैक्टर्स को कवर करें, उन रिस्क फैक्टर्स को पहचानें जो ड्यूरिंग डिलीवरी इस माँ के लिए खतरनाक हो सकती हैं या इस बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती हैं। क्या अननेसेसरी जो है वो मेडिसिन जो बिल्कुल लोकल की जाती हैं ना, उसका वो उसको बेनिफिट वो भी ना, मतलब आपने उसको चीज को खून को बढ़ाएंगे। पीपीएच के क्या काजेस हो सकते हैं, अगर गुड साइज, फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक बच्चा है मल्टीग्रेड है, क्योंकि हमारे यहाँ 10 बच्चे भी होते हैं, 7 बच्चे भी होते हैं, 9 बच्चे भी होते हैं, तो वो मोस्ट हाई रिस्क मदर है। 5 बच्चों के बाद हम उसको कहते हैं ग्रैंड मल्टीपेरा। ग्रैंड मल्टीपेरा का मतलब जिसको बार बार बच्चे हो रहे हैं और वो हाई रिस्क में चली जाती है। प्रेगनेंसीज को हम डिवाइड करते हैं लो रिस्क, हाई रिस्क। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज ऑलवेज गो टू द मैटरनल मोर्टेलिटी, जिसमें आपकी टीनेज प्रेगनेंसी हो गई, एल्डरली मदर हो गई, 40 के बाद वाली हो गई, आपकी जो है ये ग्रैंड मल्टीपेरा। अब उसमें क्या होता है, उसका यूट्रस रिलैक्स होता है। मेन काज है पोस्टमार्टम हेमरेज का, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, पहले ही मदर अनीमिक है, इतने बच्चों का बोझ है उस पर, तो वो फिर माँ के ज्यादा जाने के, तो उस पेशेंट को अगर उसने एंटीनेटल किसी छोटे से क्लिनिक कराया है, वो एक समझदार एलएचवी या मिडवाइफ जो हम प्रिपेयर करें, उसको अगर वो टर्शरी केयर में भेज दे कि भाई आपकी डिलीवरी यहाँ पे नहीं होगी, आप गवर्नमेंट के ही हाफिज बहुत अच्छे हो गए हैं आजकल, बिल्कुल सारे हम लोग खुद काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम बिल्कुल केयर करते हैं, तो आप वहां चले जाएं, आपकी डिलीवरी वहां पे ज्यादा बेहतर होगी। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो डॉक्टर्स वहां पे मौजूद हैं, आपको उस चीज को कवर कर देंगे। ऐसा ही। तो ये अगर यहाँ पे आपकी डिलीवरी हुई तो अगर ज्यादा ब्लीडिंग हुई तो आपकी मौत हो सकती, क्योंकि फिर उसमें आता है प्राइमरी डिले, सेकेंडरी डिले, फिर टर्शरी डिले। अब ये मैटर में क्या हुआ, छोटे से क्लिनिक में हुई, उसने पहचाना नहीं, थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, उसके बाद ज्यादा हुई, घर वालों के काउंसलिंग हुई, बात हुई, जब तक बड़ी हॉस्पिटल में जाएगी तब तक पेशेंट खत्म। तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि उसका अच्छा एंटीनेटल करें, वक्त पे फैसला करें, वक्त पे उसको रेफर करें। वो जो बैठी हुई है छोटे छोटे बेसिक हेल्थ यूनिट्स में हमारी डॉक्टर्स, हमारे एचवी, वो फोन पे रब्ता करें, पेशेंट को सही गाइडेंस दें, उसको अवेयरनेस दें। अगर ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान ही बढ़ा हुआ तो बिल्कुल ड्रग्स हैं, ड्रग्स खाएं। फिर अगर देखें टेस्ट होते हैं जिसमें हम प्रीडिक्ट करते हैं कि इसको झटके लग सकते हैं या नहीं लग सकते, या इक्लेम्शिया की तरफ पेशेंट जाएगी, अगर हम पहले ही उस टेस्ट से उस पेशेंट को पकड़ लें कि भाई ये मोस्ट प्रोबेबली जाएगी, इसका ये है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन ये होगी, तो हम वक्त से पहले किसी टर्शरी केयर में उसको सेकेंडरी केयर में भेज दें, उसको कहें कि आपका इलाज हो, ठीक है, तो वो पेशेंट बच सकती है, वो पेशेंट बिल्कुल बच सकती है। और ये वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी आज के शो के हवाले से जो कि आप लोगों ने सुनी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज अगर हमने पूरे शो में बैठ के 2 घंटे में बैठ के 100 बातें की हैं, तो इसमें से अगर 5 बातों पे भी आप लोगों ने अमल कर लिया, तो हमारा डॉक्टर्स का यहाँ पे बैठने का मकसद, इन लोगों का टाइम देने का मकसद, आप लोगों से बात करने का मकसद जो है वो जरूर पूरा हो जाएगा, ताकि आपकी जिंदगी में थोड़े बहुत जो है वो आप सेहतमंद रह सकें, तंदुरुस्त रह सकें। आप तीनों डॉक्टर्स का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे शो में आज अपना कीमती वक्त दिया। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। 2 दिन का गैप आ रहा है मेरे और आपके मिलने में, और पीर को आपसे होने वाली है दोबारा से मुलाकात कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, और कुछ बहुत जबरदस्त सा पीर को आप लोगों के लिए सरप्राइज है, कुछ हम ग्रैंड स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। स्पेशली मेरी वो बहनें, मेरी वो सारी जो लड़कियां मुझे देख रही हैं इस वक्त, जो मेकअप की शौकीन है, उनके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है हमारा नेक्स्ट वीक। तो आप लोगों ने इसी तरह से अपना साथ रखना है वीनस एंटरटेनमेंट के साथ, क्योंकि वीनस एंटरटेनमेंट नई सोच है, नया आगाज। जिंदगी रही आपसे पीर को होगी सुबह 10 बजे मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।